हेलो डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षप्रीत कौर धीमान और आज हम शुरू करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए और कैसे इंडियंस ने उन्हें इंडिया में से भगा दिया। अब देखिए, जो चैप्टर नंबर 10 है उसका पहले नाम हुआ करता था कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। अब नया नाम है कॉलोनियलिज्म एंड रूलर सोसाइटी, एविडेंस फ्रॉम ऑफिशियल रिपोर्ट्स। चैप्टर के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है, परंतु सिर्फ नाम को चेंज कर दिया गया है। चैप्टर का नाम है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है जब एक रिच कंट्री एक पुअर कंट्री के ऊपर जो है रूल करना शुरू कर देती है ताकि उस पुअर कंट्री के रिसोर्सेज को यूज करके वो और भी रिच हो जाए। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं इस कॉलोनियलिज्म मतलब कि ब्रिटिशर्स का जो रूल था इंडिया के ऊपर वो कैसा था, वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ। हम पढ़ने वाले हैं इस कॉलोनियलिज्म और रूलर सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन था। रूलर मींस जो गांव के इलाके होते हैं, उस सोसाइटी का क्या रिलेशन था। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया के ऊपर रूल किया था। इसने अपनी रिवेन्यू पॉलिसीज मतलब टैक्स के रूल्स जो हैं वो इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किए थे। पुअर लोग इंडिया के अंदर और भी पुअर होते जा रहे थे और एक टाइम ऐसा आया था कि वो पुअर लोग इकट्ठे होकर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ खड़े हुए थे। चैप्टर के सोर्सेज हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, मतलब जितने भी टैक्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है। इंडिया के अंदर उस टाइम पर बहुत से सर्वे किए जाते थे, ट्रैवलर्स और ऑफिसर्स अपने अकाउंट्स लिखते थे और कई रिपोर्ट्स जो हैं वो बनाई जाती थी। ये सारी चीजें हमें जानकारी देती हैं अबाउट द ब्रिटिश इंडिया। चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है बंगाल एंड द जमींदार। अब हम जाने वाले हैं बंगाल के अंदर। बंगाल ऐसी जगह थी जहां पर पूरे इंडिया में से सबसे पहले ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल रूल जो है वो स्थापित हुआ था। अब देखिए, जो सबसे पहला टॉपिक है अंडर द टॉपिक बंगाल एंड द जमींदार्स, वो है एन ऑक्शन इन बर्दवान। ऑक्शन मतलब नीलामी, जहां पर कोई एक चीज बेची जा रही है, बहुत महंगी चीज, और काफी सारे जो है परचेजर्स सामने बैठे हैं और वो बोलियां लगा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसे जो है वो महंगी चीज मिल जाती है, वो खरीद लेता है। अभी टाइम चल रहा है 1797। अभी क्या हुआ कि बर्दवान के जो राजा हैं उनकी महल, उनकी जायदाद जो है जिसे इंग्लिश में एस्टेट बोलते हैं, उसका ऑक्शन हो रहा था। ठीक है, जितनी भी उनकी बर्दवान के राजा की जितनी भी जायदाद थी, एस्टेट थी, उसका ऑक्शन हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 1793 के अंदर ब्रिटिशर्स ने बंगाल के अंदर एक नई रेवेन्यू पॉलिसी एस्टैब्लिश की थी। मतलब कि टैक्स लगाने का एक नया तरीका निकाला था जिसे परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता था। इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर क्या था कि हर एक जो जमींदार है उसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ब्रिटिशर्स को देना होता था। अगर वो ना दे पाए तो उसकी सारी जितनी भी एस्टेट है वो ऑक्शन पे लगा दी जाएगी, उसे नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी हाईएस्ट बिडर होगा, सबसे बड़ी बोली लगाएगा, उसे वो जो है जमीन दे दी जाएगी और वो बदले में क्या देगा? पैसे देगा उस जमीन के। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ये जो ऑक्शन हुआ था बर्दवान के राजा की एस्टेट का, वो फिक्टिशियस था, मतलब कि नकली था। इसके अंदर जो 95% जो लैंड थी वो वापस चली गई थी राजा के पास। अब देखिए, राजा जो है वो अनेबल थे टैक्स भरने के लिए, मतलब उनके पास पैसे नहीं थे। परंतु ऐसा क्यों हुआ कि 95% जो लैंड थी वो वापस राजा के पास चली गई, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि क्यों ये राजा जो है वो फेल हो गए थे टैक्स को भरने में। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू। मतलब कि ये जो लोग जमींदार हैं वो क्यों नहीं भर पा रहे टैक्सेस के जितना भी अमाउंट है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, सिर्फ बर्दवान के राजा की ही नहीं ये सारी जमीन गई थी। ठीक है, परंतु 75% जो जमीन थी जमींदारों की वो जो है सेल कर दी गई थी इन ऑक्शंस के अंदर। अब ऐसा क्यों हो रहा था? देखिए, वाई हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। क्या हुआ कि जब 1770s का टाइम चल रहा था, तब
जो बंगाल है उसकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ पर बहुत से फेमाइंस हो रहे थे, मतलब भुखमरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, मतलब कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा कम हो रहा था, खाने का सामान बहुत कम प्रोड्यूस हो रहा था। इसकी वजह से लोगों के पास कुछ खाने के लिए नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ कि सभी लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। अब क्या ब्रिटिशर्स ने सोचा, ब्रिटिशर्स ने कहा हम एक परमानेंट सेटलमेंट लेकर आएंगे, मतलब हम टैक्स को फिक्स कर देंगे। ठीक है, कि आपको इतना ही टैक्स भरना है, इससे कम नहीं भरना, इससे ज़्यादा नहीं भरना। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया उन्होंने, परमानेंट क्यों कर दिया कि आपको इतना ही टैक्स भरना है। सबसे पहला फायदा ब्रिटिशर्स का था कि उन्हें रेगुलर इनकम जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनकी इनकम में कभी भी ऐसे गिराव नहीं जाएगा। ठीक है, उन्होंने सोचा कि अगर हम टैक्स को फिक्स कर देंगे तो क्या होगा, जितना भी फायदा होगा, मान लो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई एकदम से। ठीक है, जो फार्मर्स हैं उनका काफी ज्यादा बेनिफिट हो गया। तो अब ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं करने वाले कि आपकी ज्यादा प्रोडक्शन हुई है तो आप हमें ज्यादा टैक्स दो, क्योंकि हमारा जो टैक्स है वो फिक्स्ड है। अब क्या होगा, जो प्रॉफिट है वो किसका होगा, फार्मर का होगा। फार्मर क्या करेगा, जो प्रॉफिट है उसे अपनी जमीन के ऊपर इन्वेस्ट करेगा, अच्छी टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, एक ऐसी क्लास आ जाएगी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स जो कि थोड़े मिडिल क्लास तो होंगे, वो पुअर नहीं रहेंगे। ठीक है, और एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा ब्रिटिशर्स का फायदा, कि एक ऐसे लोग जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे इंडिया के अंदर जिन्हें कि लगेगा कि ब्रिटिशर्स कितने अच्छे हैं, वो हमसे जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमसे ज्यादा टैक्स नहीं मांगते। ठीक है, तो वो जो है लॉयल बन जाएंगे टुवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये था बेसिक आइडिया कि उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल के अंदर क्यों लगाई। अब देखिए कौन कलेक्ट करेगा पूरे टैक्स को। अब देखिए क्या होता था उस टाइम पर, तालुकदार और राजाज होते थे। ठीक है, विलेज के अंदर तालुकदार होते थे, मतलब कि ऐसे लोग जिनके पास ताल्लुक है। ठीक है, ताल्लुक शब्द का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास कुछ जमीन हो। ठीक है, राजा कौन होता है, राजा भी वो रिच पर्सन है जिसके पास काफी जमीन हो। तो इन दोनों जो व्यक्ति हैं उन्हें बना दिया गया रेवेन्यू कलेक्टर, मतलब टैक्स को कलेक्ट करने का काम ताल्लुकदार को दिया और राजा को दिया। अब देखिए इनके पास जो है विलेज जो है इनके अंडर कर दिए गए, 400 से भी ज्यादा विलेजेस इनके अंडर कर दिए गए। ठीक है, इन्हें कहा कि आप जमींदार हो, और इन जमींदारों के पास बहुत ज्यादा विलेजेस होते थे। जैसे हाईएस्ट लिमिट आप देख सकते हो 400 गांव भी किसी जमींदार के अंडर होते थे। तो ये जो पूरे विलेजेस हैं इसे बोला जाएगा जमींदार की जमींदारी। ठीक है, तो ये जो जमींदारी है मतलब विलेजेस का ग्रुप है जो कि एक जमींदार के अंडर है, उसे एक रेवेन्यू एस्टेट माना जाता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये जितने भी विलेजेस आपके अंडर हैं वो टैक्स का एक स्टेट है, एक प्रॉपर्टी है आपकी। ठीक है, इसके लिए जो है ब्रिटिशर्स ने टोटल डिमांड फिक्स कर दी कि इस पूरी जमींदारी से हमें इतने रुपए चाहिए। ठीक है, तो जमींदार क्या करेगा, विलेजेस के अंदर से लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा। ठीक है, वो जो है कलेक्ट करके उसके पास एक अमाउंट आ जाएगा, उस अमाउंट में से जितनी भी टोटल डिमांड जो है फिक्स की गई है ब्रिटिशर्स द्वारा वो ब्रिटिशर को दे देगा। जो बचा कुचा जितने भी रुपए होंगे वो अपने पास रखेगा, वो उसकी इनकम होने वाली है। तो ये जो सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट का वो कुछ ऐसे काम करता था। अब ऐसा क्यों हुआ कि बर्दवान के राजा जो हैं वो पेमेंट नहीं कर पाए। तो टॉपिक है हमारा वाई जमींदार्स डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स। अभी हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने बड़े अच्छे सपने लिए थे कि हम परमानेंट सेटलमेंट जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। उन्होंने सोचा था कि जमींदार जो हैं वो सिक्योर फील करेंगे कि हाँ हमारे पास जो है इनकम भी मिलेगी और हम इन्वेस्टमेंट भी कर सकेंगे, हम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव भी कर पाएंगे।
परंतु हुआ कुछ उल्टा। देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है कि क्यों ऐसा हुआ कि जमींदार जो हैं लोगों से इतना पैसा ही नहीं कलेक्ट कर पाते थे कि वो जो फिक्स्ड डिमांड है उसे ब्रिटिशर्स को दे पाए। नंबर वन चीज है कि ब्रिटिशर्स ने जो सबसे पहले ये जो डिमांड रखी थी वो बहुत ज्यादा हाई थी, कि उन्होंने ये जो फिक्स्ड पैसा कहा था कि हमें इतना पैसा चाहिए, वो इतना ज्यादा था। देखिए, इन्होंने सोचा था कि क्या होगा, कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, फार्मर्स की इनकम बहुत ज्यादा होने लग जाएगी, तो ऐसा होगा जब, और हम पहले से ही फिक्स कर दें बिल्कुल कम सा टैक्स, तो हमारा लॉस हो जाएगा ना ब्रिटिशर्स का। तो इन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, पहले ही जो डिमांड है हमारी हम पहले ही ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एग्रीकल्चर इंक्रीज होने वाला है, कल्टीवेशन इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब कि ये जो कल्टीवेशन इंक्रीज होनी थी ऐसा हुआ नहीं, परंतु इन्होंने ज्यादा जो है वो टैक्स लेना शुरू कर दिया। तो बर्डन किसके ऊपर गया, जमींदार के पास। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट बनाएंगे वो है लो प्राइस, मतलब कि जो आपके फार्मर्स जितनी भी क्रॉप्स उगा रहे हैं उनकी जो प्राइस है, उनकी जो कीमत है वो काफी कम थी। देखिए, रियॉट जो हैं वो एक ऐसे पीजेंट हुआ करते थे, आप पेजेंट भी बोल सकते हो, कई बच्चे पेजेंट बोलते हैं। ठीक है, रियॉट जो हैं वो ऐसा शब्द था जो कि रियात से आया है। ठीक है, हिंदी जो बोलते हैं लोग वो रियात बोलते थे, ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने हमारी हिंदी को रियॉट बना दिया। ठीक है, तो रियॉट जो हैं वो पीजेंट्स हुआ करते थे जो कि काम करते थे। ठीक है, अब ये जो लोग काम कर रहे थे ये काफी अच्छी तरीके से इनकी कल्टीवेशन नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो जो ये रियॉट होते हैं, जो पीजेंट होते हैं, वो अपने अंडर जो है काफी सारे अंडर रियॉट्स को रखते थे जो कि इनकी जमीन पर जो है खेती करते थे। ठीक है, तो प्राइसेस काफी लो थे, तो ये जो रियॉट हैं वो इतना ज्यादा टैक्स नहीं भर पाए। उसके बाद है इनवेरिएबल, मतलब फिक्स्ड था इनका टैक्स। मतलब मान लीजिए कि हार्वेस्ट जो है, कटाई जो है जब हुई आपके खेत की, तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हुई। ठीक है, मान लीजिए कोई फ्लड आ गई, ठीक है, आपकी खेती जो है वो खराब हो गई, तो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, मतलब ब्रिटिशर्स आपको उतना ही टैक्स मांगेंगे। तो ये जो टैक्स है उसे पंचुअली जो है वो देना पड़ता था, रेगुलरली देना पड़ता था। और इन्होंने एक लॉ बना दिया था जिसे बोलते थे सनसेट लॉ। सनसेट लॉ के अकॉर्डिंगली क्या करना होता था, जमींदार को एक फिक्स्ड डेट दे दी जाती थी कि आपको इस तारीख को जो है हमारे पास आकर टैक्स भरना है, और अगर आपने इस तारीख की सनसेट से पहले टैक्स नहीं भरा तो आपकी स्टेट को ऑक्शन पे डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते थे सनसेट लॉ। तो सनसेट लॉ के अकॉर्डिंगली आपको थोड़ी सी भी छूट नहीं है कि एक दो दिन आगे पीछे हो जाए। उसके बाद देखिए, जो आपके जमींदार हैं, ठीक है, कौन है जमींदार, जो पहले राजा और तालुकदार हुआ करते थे, इनकी अथॉरिटी को ब्रिटिशर्स ने कम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, क्या हुआ, इन्होंने इनके ट्रूप्स को, मतलब इनके सैनिकों को डिसबैंड कर दिया, मतलब इनसे अलग कर दिया। इनकी अथॉरिटी ट्रूप्स पर नहीं रही, सैनिकों पर नहीं रही। कस्टम ड्यूटीज को बैन कर दिया। कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि जितना भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर जो भी टैक्स पहले जमींदार लेते थे वो अब नहीं ले सकते। ठीक है, इन्होंने जमींदार की जगह एक कलेक्टर को भी बिठा दिया। कलेक्टर जैसे आज के टाइम पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वैसे ही थे। ये कलेक्टर जो हैं पहले जमींदार का होता था कि वो कोर्ट के अंदर, कचहरी के अंदर डिसीजन लेता था, लोकल पुलिस के जो है उसे कंट्रोल करता था, लोकल जस्टिस मतलब कि अपने एरिया का न्याय को देखता था कि कैसा है। अब ये सब कुछ जो है दे दिया गया कलेक्टर को। कोर्ट भी कलेक्टर संभाल रहा है, पुलिस और जस्टिस को भी कलेक्टर ही देखेगा। ठीक है, और ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि अगर जो हमारा जमींदार है वो टैक्स नहीं भर पाया तो क्या किया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी उसकी अथॉरिटी है
उसे डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू कर दिया जाता था, उसका इन्फ्लुएंस खत्म करना शुरू कर दिया जाता था कि उसकी जगह कोई और ऑफिसर को बिठा दिया जाता था और जो जमींदार है वो काफी कमजोर जो है वो हो जाता था। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट कि ऐसा क्यों हुआ कि पेमेंट नहीं भर पाते थे। अब देखिए गांव में जो है जमींदार के ऑफिसर्स आया करते थे जिन्हें अमला बोला करते थे। तो अमला जो है आते थे, देखते थे कि कैसे चल रहा है टैक्स भरने का सारा काम। पर फिर भी क्योंकि हमारे काफ़ी ज़्यादा लो प्राइजेस हैं, हार्वेस्ट के टाइम पर बहुत ज़्यादा पुअर तरीके की क्रॉप आया करती थी तो कम पैसे कमाया करते थे, इसकी वजह से फिर भी इस अमला के होने के बजाय भी विलेज से उतना टैक्स जो है वो इकट्ठा नहीं किया जाता था। अगले लोग हैं जोतेदार, जिन्हें की मंडल भी बोला जाता था। जोतेदार जो है वो कौन है? रिच रायोट है, मतलब काफी अमीर पेजेंट हैं, ठीक है। अब इन्हें जो है अच्छा लगता था जब जमींदार की जमीन बिक जाए, उसकी अथॉरिटी कम हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये जानबूझकर बहुत से काम करते थे, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं और आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जो पनिशमेंट है वो लगाई गई थी कि जो पेजेंट अपना वो नहीं भरेगा, टैक्स नहीं भरेगा, उसे ये पनिशमेंट दी जाएगी। परंतु प्रोसेस इतना लंबा था कि वो एफिशिएंट प्रोसेस ही नहीं था, ठीक है। तो बर्दवान के अंदर 1798 के अंदर 30,000 लोगों के ऊपर केस था कि इन्होंने जो है वो पेमेंट नहीं भरी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कितने लोगों के ऊपर केस है और प्रोसीजर ही इतना लंबा था कि पनिशमेंट जो है वो नहीं दे पाते थे लोग। तो आपने पढ़ लिया, इनिशियल डिमांड बहुत ज्यादा थी, प्राइसेस क्रॉप के बहुत लो थे, इनवेरिएबल जो था ये सिस्टम था, अमला आया करते थे परंतु फिर भी कोई फर्क नहीं था। जोतेदार जो है अपनी टेक्निक्स को यूज करके जमींदार को जो है वो नीचा कर देना चाहते थे। पनिशमेंट दी जाती थी परंतु इतनी एफिशिएंट नहीं थी। जमींदार की जो है अथॉरिटी काफी कम कर दी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 4 अंडर द टॉपिक बंगाल एंड द जमींदार्स, वो है द राइज ऑफ द जोतेदार्स। ये जो नोट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए जोतेदार्स कौन थे? रिच रायोट थे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिच किसान थे, ठीक है। इन्हें हवलदार, स्पेलिंग थोड़े अजीब हैं बुक के अंदर परंतु इसे हवलदार बोला जाएगा, हवलदार बोला जाता था, गांटीदार बोला जाता था और मंडल बोला जाता था। तो ये 4 नाम हो गए रिच पीजेंट्स के, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम। अब देखिए ये कौन होते थे? फ्रांसिस बुकानन ने बताया कि इन्होंने जब सर्वे किया दिनाजपुर के अंदर, जो कि नॉर्थ बंगाल के अंदर एक जगह है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है, इन्होंने बताया कि ये जो जोतेदार हैं वो रिच पेजेंट्स हुआ करते थे जिनके पास बहुत ज्यादा लैंड हुआ करती थी, हजारों की मात्रा में इनके पास एकड़ में लैंड हुआ करती थी, मतलब 1000 से भी ज्यादा जो है इनके पास किले हुआ करते थे जमीन के। ये लोकल ट्रेड भी करते थे और मनी लेंडिंग भी करते थे, मतलब दूसरों को ऐसे कर्जा दे देते थे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा थी, पुअर लोगों का ये जो है काफी सपोर्ट को एंजॉय करते थे। इनकी जमीन जो है ये, इसके ऊपर शेयर क्रॉपिंग होती थी। शेयर क्रॉपिंग का मतलब है कि जोतेदार खुद कल्टीवेट नहीं करते थे अपनी जमीन को, परंतु ये दूसरे अपने नीचे के जितने भी पीजेंट हैं उन्हें दे दिया करते थे कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। तो क्या होता था, जिन लोगों ने अपनी इसकी लैंड के ऊपर कल्टीवेशन की है वो आधा प्रोड्यूस खुद रखते थे और आधा जो है वो जोतेदार को दे दिया जाता था। तो जो नीचे के हमारे पेजेंट हैं उन्हें अधियार बोला जाता था और बर्गदार बोला जाता था, जो कि अपना खुद का सारा सामान यूज करेंगे, प्लॉव वगैरह हो गया खुद लेकर आएंगे, परंतु आधा जितना भी हार्वेस्ट होगा उसमें से आधा जोतेदार को दे दिया जाता था, ठीक है। अब आपको पता है जोतेदार जो है वो राइज कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये रहते थे विलेज के अंदर और जमींदार रहते थे अर्बन एरिया के अंदर, मतलब सिटी के अंदर रहते थे। तो विलेज के अंदर रहने के कारण ये पीजेंट्स के ऊपर अपना ज्यादा प्रभाव डाल पा रहे थे, ठीक है। जब भी जो जमींदार है वो
विलेज के अंदर से जितना भी जमा जो है वो कलेक्ट होना है, जमा मतलब जितना भी टैक्स कलेक्ट होना है उसे ज्यादा बढ़ा देते थे अगर जमींदार, तो ये जोतेदार जो है वो जमींदार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते थे। जमींदार के जितने भी ऑफिसर्स आया करते थे यहाँ पर विलेज के अंदर, ये उन्हें जो है अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने नहीं देते थे, ठीक है। और ये इनके अंडर काफी पुअर लोग थे, है ना, जैसे विलेज के अंदर रह रहे हैं, तो क्या हो रहा था, ये उन सभी लोगों को जमींदार के अगेंस्ट खड़ा करते थे कि इनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया जाए। ये जानबूझकर जो पेमेंट है उसे डिले करवा देते थे ताकि जमींदार की जमीन बिके और हम जाकर उस जमीन को जो है सबसे बड़ी बोली लगाकर खरीद लें। तो आप देख सकते हैं जोतेदार कैसे इन जमींदार के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। आपने पढ़ लिया कौन थे और ये क्या क्या कर रहे थे, ताकि ये नॉर्थ बंगाल के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल हो गए थे एज कम्पेयर टू साउथ बंगाल, ठीक है। नॉर्थ बंगाल के अंदर इनका ज्यादा अच्छा खासा रोल था। अब जमींदार भी चुप होकर बैठने वाले तो है नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा 5वां टॉपिक है अंडर द टॉपिक बंगाल एंड जमींदार, वो है हमारा द जमींदार्स रेजिस्ट, मतलब वो कैसे इस चीज के खिलाफ काम करेंगे। अब देखिए बुर्दवान के राजा ने भी ऐसे बहुत से काम किए थे जो कि यहाँ पर बताए गए हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं उनका ऐसा लॉ था कि जो विमेन की प्रॉपर्टी है, मतलब महिलाओं की प्रॉपर्टी को हम जब्त नहीं करेंगे। तो अब क्या किया कि ये जो प्रॉपर्टी थी वुमेन की, इसके लिए ये लॉ था। तो बर्दवान के राजा ने जब उनकी नीलामी होनी शुरू हुई ना, तो उन्होंने क्या करा कि अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा जो है अपनी मदर के नाम करा दिया। तो कई जैसे राजा हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे, वो इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते थे अपने आप को बचाने के लिए। सेकेंड चीज है कि ये अपने एजेंट्स भेजा करते थे, नीलामी हो रही है वहां पर। क्या होता था कि इनके जो एजेंट्स हुआ करते थे, इनके जो बंदे हैं वो वहां पर जाकर दूसरे जितने भी और परचेजर्स बैठे हैं उनसे ज्यादा बड़ी बोली लगाते थे, मतलब उन्हें आउटबिड कर देते थे, प्रॉपर्टी को खरीद लेते थे। अब सारे चले गए, अब जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई है वो राजा का बंदा है। अब क्या होगा कि ये परचेज की मनी जो है वो ब्रिटिशर्स को नहीं दिया करते थे, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये दे ही नहीं रहे हैं पैसा, तो अब क्या होगा, ऑक्शन दोबारा से कराना पड़ेगा, ठीक है। फिर से इसके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर आएंगे, फिर से सबसे ज्यादा बोली लगाएंगे, पैसे नहीं देंगे। अब क्या होगा कि जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं और दूसरे परचेजर हैं वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते थे कि आते तो हैं हम, कराते तो हैं हम, परंतु रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। तो अब क्या होता था कि एंड में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्हें लो प्राइस पर ही जो है जमींदार को उसकी जमीन वापस करनी पड़ती थी। तो ये मैनिपुलेशन चल रही है इस पूरे प्रोसेस की, ठीक है। उसके बाद पॉइंट है हमारा बेनामी परचेजेस। बेनामी शब्द का मतलब क्या है कि एक ऐसी खरीदारी हुई है, उस पर्सन ने खरीदी है जो कि नकली इंसान है। जैसे आप देख सकते हो एजेंट जो है वो एक तरह से नकली है, परंतु जो उसके पीछे जो उसका रियल बेनिफिशियरी है, जिसे फायदा हुआ है इस परचेज से, वो जो है गुमनाम है, एक्चुअल में वो बेनाम है। कौन है वो पर्सन, एक्चुअल में जमींदार है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं बेनामी परचेज, कि जिसने खरीदा है उसका नाम हमें पता नहीं है, परंतु उसने फिर भी खरीद लिया है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि ये 1793 से 1793 कौन सा टाइम था जब परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गई थी, टू 1801 तक बुर्दवान जैसी बड़ी बड़ी जमींदारियां, 4 जमींदारियों को ऑक्शन पर लगाया गया था और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे 30 लाख रुपए का जो है रिटर्न मिला था परचेज से, ठीक है। 30 लाख रुपए मिले थे, परंतु टोटल में से 15% जो परचेजेस हुई थी वो बेनामी परचेजेस थी, वो नकली थी, ठीक है। राजा के या जमींदार के जो लोग हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने ही खरीदी थी। अब मान लीजिए कि
अब एजेंट्स ने नहीं खरीद पाए, ठीक है। अब क्या होता था, मान लो किसी और पर्सन ने खरीद लिया, तो अब जो राजा है, जमींदार है, जो अब जमींदार बन चुका है, उसके पास लठियाल्स होते थे, मतलब वो पर्सन जिसके पास लाठियां हैं, जिसके पास स्टिक्स हैं। अब वो क्या करते थे, उस पर्सन को उस जगह पे जमींदारी के अंदर एंटर ही नहीं करने देते थे, ठीक है। तो ऐसे भी इन्होंने मैनिपुलेशन करनी शुरू कर दी थी। और जो रायोट्स हैं, जमींदार के अंडर जितने भी फार्मर्स हैं, वो अपने आप को प्रजा मानते थे। आपको पता है, हम बंगाल की बात कर रहे हैं, तो बंगाली लैंग्वेज में प्रजा को प्रजा बोला जाएगा। अब प्रजा मतलब सब्जेक्ट मानते थे अपने आप को, और वो फील करते थे कि हम बहुत ज्यादा लॉयल हैं जमींदार के प्रति। तो वो भी बाहर के जितने लोग जिन्होंने खरीद ली है राजा की जमीन, जमींदार की जमीन, उसे जो है अंदर नहीं आने देते थे उस पर्सन को, ठीक है। तो लठियाल्स नहीं आने देंगे और रायोट्स नहीं आने देते थे। अब देखिए, आपको पता है जो 1790s का टाइम था बंगाल में, वो काफी मुश्किल टाइम था। जिन जिन जमींदार ने ये सब कुछ करके सरवाइव करके अपनी जमींदारी को अपने अंडर ही रखा था, इस टाइम के बाद जो है क्या होना शुरू हो गया था कि रिवेन्यू जो है वो फ्लेक्सिबल कर दिया गया था ब्रिटिशर्स द्वारा, और जमींदार्स की जो पावर है वो भी इंक्रीज होनी शुरू हो गई थी, ठीक है। अब 1790 से लेकर 1930s तक सब कुछ ठीक चल रहा था, परंतु एक ग्रेट डिप्रेशन हो जाता है 1930s के अंदर, जिसके बाद जमींदार्स बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं। और ग्रेट डिप्रेशन का मतलब है कि सब कुछ, सारे प्राइसेस लो हो जाना, ठीक है, बहुत बुरी कंडीशन आ जाना इकोनॉमी के अंदर। तो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था 1930s के बाद के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था कि जोतेदार्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे और आपके जमींदार्स बिल्कुल ही खत्म हो चुके थे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द 5th रिपोर्ट। बने रहें इस चैनल पर। अगर आपने पहली 2 बुक्स कंप्लीट नहीं की हैं या फिर आपको रिवाइज करनी है, तो आई रिकमेंड यू कि आप प्लेलिस्ट जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं उनका लिंक, आप वहां से 1-1 और 1.5 घंटे के बीच में जो टाइम है, आप अपने सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं और आपको इतनी चीजें पता चलेंगी जो कि आपने चैप्टर पढ़ के भी जो आपको नहीं बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको प्लेलिस्ट दी गई है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय।